नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हरदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास यानी कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए सीधे आज हम लोग जुड़ते हैं और आज हो गई है 29 जुलाई 2026। ध्यान दीजिएगा, कल 30 जुलाई रहेगी, कल क्लास आएगी आपकी, और परसों जो है यानी कि 31 जुलाई को जो है क्लास करंट में आपकी यूपी स्पेशल जून का जो महीना है उसके प्रश्नों को कराया जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी वो, लेकिन आपके लिए रहेगी बहुत महत्वपूर्ण। उस क्लास को आप लोग परसों 31 तारीख को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ चीजें नहीं है। लेकिन उसके पहले छोटी सी सूचना आपके लिए है कि अगर आपने एचईओ का फॉर्म फिल किया होगा, अर्थात स्वच्छ शिक्षा अधिकारी में अगर आप अप्लाई किया होगा, उसके लिए एचईओ की अलग से टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है। कुल 7625 प्रश्नों के माध्यम से ये टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी, जिसमें 185 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे और 20 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसकी प्राइस अगर आपकी बात करूं, प्राइस इसका है 1500 रुपए, लेकिन ये ऑफर में जो है आपको मिल जाएगा 899 रुपए में। किसी भी जानकारी के लिए एचओ लिख करके आप इन दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप सीधे हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी देखना है, तो आप प्रॉपर हमारा एचओ का बैच भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस है 5000। ऑफर में मिल जाएगा आपको 2500 में। इसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के वीडियो लेक्चर, उस पर बेस्ड बायलिंगुअल नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज और कुछ विषयों के पीसेस के पीवाईक्यूज, इतना सारा सेक्शन आपको यहां पर कराया जाएगा। इसके लिए भी आप एचओ बैच या एचओ टेस्ट सीरीज जो भी लेना होगा वो लिख करके आप इन दिए गए नंबरों पे आप सीधे संपर्क कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगेगा। चलिए आइए आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। नंबर 1, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक। बड़ी अच्छी न्यूज है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो अनाहत सिंह है, उन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है, में स्वर्ण पदक जीत करके एक नया जो है इतिहास रच दिया है। तो ये गोल्ड अपने आप पे बड़ी बेहतर चीज रही है इनके लिए, और वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से पूछ लेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहां पर याद रखना है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें विशेष बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हुई हैं। बाकी अगर थोड़ा सा इनके बारे में हम कुछ जानते हैं तो अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है अपने आप में, जो कि बड़ी बात है। खेल विधा कौन सी है? स्क्वैश में इन्होंने प्राप्त किया है। अगर थोड़ा सा हम और आगे बात करेंगे तो इस उपलब्धि से भारत में स्क्वैश खेल की लोकप्रियता में वृद्धि होगी और युवा एथलीटों को इससे प्रेरणा मिलेगी निश्चित तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश महासंघ के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत का यह अब तक का क्या है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन है अपने आप में। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इंडिया में स्क्वैश खेल और इससे रिलेटेड जो क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI, अर्थात भारत में स्क्वैश खेल के संचालन, प्रबंधन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय निकाय है। कर लीजिए बात कर लीजिए। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश महासंघ की, तो आप देखिएगा तो विश्व स्तर पर स्क्वैश खेल की शानदार शासी निकाय है, जो ग्लोबल लेवल पर विश्व जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन करती है अपने यहाँ पे, ठीक है। ओलंपिक में स्क्वैश की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में स्क्वैश को आधिकारिक तौर पर मुख्य खेल स्पर्धा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे इस खेल का महत्व और अधिक क्या हो गया है? बढ़ गया है अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है आपके लिए। आप इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब इसी पर बेस्ड छोटा सा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत करके यह खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइएगा 4 विकल्पों में से कौन सा एक सही विकल्प होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, अनाहत सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसका उत्तर ना दें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर आंसर देंगे तो मुझे लगेगा ये बेहतर रहेगा आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग फटाफट से। बाकी क्लास आपके सुबह 9 बजे आती है, आप लोग इसको जरूर देखा करिए, आपके लिए बहुत
इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ऐसा ना रहे कि आप इसको नहीं देखें, इस क्लास को जरूर देखने का प्रयास किया करिए। चलिए, वेब्स ऑफ इंडिया महोत्सव एवं 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभी चर्चाओं में रहा है। ये हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा न्यू दिल्ली में जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में वीक्स ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, वेब्स ऑफ इंडिया, ठीक है, महोत्सव का आयोजन किया गया। और यह महोत्सव दरअसल 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि वर्ष 2026 में किस नंबर का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, तो आप कहेंगे सर ये 12वें नंबर का मनाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, बिल्कुल भी इसको आपको स्किप नहीं करना है किसी भी रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसमें किसी प्रकार का अगर कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से बता सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुख्य बिंदु एवं विशेषताओं की बात करता हूं तो 116 पारंपरिक बुनाई शैलियों का प्रदर्शन इसमें किया गया, ठीक है। अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की 116 विशिष्ट पारंपरिक हस्त निर्मित बुनाई शैलियों को प्रदर्शित इसमें किया गया है। मुख्य प्रमुख प्रसिद्ध शैलियां इसमें क्या क्या रही हैं, जैसे कि बनारसी एवं जामदानी, ठीक है, कांचीपुरम सिल्क रहा है, संबलपुरी इकत एवं कोटपाड़ रहा है, कानी पश्मीना रहा है। ये सब कुछ प्रसिद्ध शैलियां रही हैं अलग अलग स्टेट की। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कभी आप एग्जाम में इन स्टेट के बारे में और इन शैलियों के बारे में कभी आपसे प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, कमेंट आप लोग प्लीज जरूर क्या करिए, ऐसा ना रहे कि आप कमेंट ना करें, ठीक है। आंसर आपको देना रहेगा, गलती नहीं करिए कि भूल जाइएगा इसको, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसमें बाकी पैठणी एवं हिमरू है, बावन ब्यूटी है, ऋषा है, ये सब चीजें जो है आपको यहां पर करके यहां पर कराई गई। आप ये सब चीजों को आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्लास जो सुबह आती है आप लोगों ने देखना बंद क्यों कर दिया भाई? क्लास लाइव नहीं आती तो इसका मतलब थोड़ी ना कि क्लास आपको नहीं देखनी है। क्लास जरूर देखिए, नहीं तो समय आ गया आपके एग्जाम का और आपने जो है क्लास देखना बंद कर दिया है, इससे तो बहुत नुकसान होगा आप लोग का, इससे समस्या होगी। प्लीज आप लोग क्लास को जरूर देखा करिए एनी हाउ, ठीक है। ये गलती मत करिए, क्लास ना देखिए, क्लास को देखना आपके लिए बहुत मस्ट है, ठीक। चलिए, इसका उद्देश्य रहा है भारतीय बुनकरों की शिल्पकला को प्रोत्साहन देना, टिकाऊ एवं कारीगर आधारित उत्पादन प्रणाली को मजबूत करना तथा कारीगरों, डिजाइनरों और खरीदारों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इसका क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर क्या करना है, याद करना, ठीक। चलिए, बाकी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आप जानते होंगे 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। 7 अगस्त की तिथि का ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसी दिन 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर घरेलू उत्पादों एवं हथकरघा वस्त्रों के उपयोग का आह्वान किया गया था। भारत सरकार द्वारा दरअसल पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप कॉपी लिए पेन लिए बैठे रहिए, है ना, ऐसा ना रहे कि कॉपी पेन आप जो है स्टार्ट कर दें, कॉपी पेन लेके बैठिए, ये आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट। सारे पॉइंट आप करके नोट कर लिया करिए कि भाई ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है। जो बातें कहा करूं वो सब आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, अब आप बताइए इस पर प्रश्न उत्तर दीजिएगा आप लोग, मैं कमेंट चेक करूंगा, ठीक है। ये ना है कि नहीं आप उत्तर देंगे, आंसर दीजिएगा जरूर एनी हाउ। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 7 अगस्त, 24 जुलाई या फिर 2 अक्टूबर? बताइए, 15 सेकंड का समय है, तुरंत उत्तर दीजिएगा फटाक से, बिना किसी लेट लपाट के, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 अगस्त, है ना, 7 अगस्त, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है सारनाथ वाराणसी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना, ठीक है। सारनाथ वाराणसी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया ना। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जो हमारे हैं जयशंकर जी ने, उन्होंने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने का को भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है अपने आप में, और ये बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है।
सारनाथ की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका एक अपना अलग जो है धरोहर स्थान है, चूंकि इसका अलग स्थान है और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से निश्चित तौर पर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं गुना और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बाकी सारनाथ का ऐतिहासिक एक महत्व है, बौद्ध धर्म में इसका खास महत्व है। महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान, ठीक है, अर्थात प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ स्थित ऋषि गोपत्तन, ठीक है, में अपने 5 सहयोगियों को दिया था। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में प्रथम उपदेश के साथ बौद्ध संघ की औपचारिक स्थापना भी की गई थी। ठीक है, प्रमुख स्थापत्य की बात करता हूं, धमेक स्तूप, वह स्थान जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, दूसरा चौखंडी स्तूप, जहां बुद्ध अपने प्रथम 5 शिष्यों से मिले थे। तीसरा अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित शीर्ष सिंह, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये सारे पॉइंट आपको यहां पर जो प्रमुख स्थापत्य हैं यहां पर आपके सामने करके दिए गए हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा 1972 के कन्वेंशन के तहत स्थलों को शामिल किया जाता है अपने यहाँ पे। अच्छा, 1972 से एक पॉइंट और याद आ जाता है, आप कहेंगे सर क्या, तो 1972 में एक जो है एक्ट पारित हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद आ रहा है? देखो, अब जैसे ही कोई सन अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर कोई भी चीज अगर आपको नजर आती है ना कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तुरंत आपको समझ जाना है। देखिए क्या है, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ठीक है, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये देखिए, अब देखो वाइल्ड, ठीक है, लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ था। अब हम सन तो पढ़ रहे हैं यूनेस्को के बारे में, लेकिन जैसे ही सन आ गया तो हमको याद, एक बात ये तुरंत याद रखनी चाहिए कि भाई 1972 में ऐसी और कौन सी घटना हुई थी। सिंपल सी बात है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। और इसके एक साल के बाद 1973 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ष 1973 में एक प्रोजेक्ट आया था, शायद आपको याद होगा, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो 1973 में क्या हुआ था, 1973 में हुआ था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। क्या प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अब ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, बाकी जो ये विश्व धरोहर स्थल होता है इसकी श्रेणियां होती है अलग अलग, इन्हें हम सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणी में बांट के रखते हैं। भारत का स्थान सारनाथ के शामिल होने से भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अपने आप में ग्लोबल टूरिज्म और हमारा जो कल्चरल कंजर्वेशन है उसको नई दिशा प्रदान करती है अपने आप में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, ये सब आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको टास्क देता हूं कि टास्क क्या है आपका, कि जितने भी आपके क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट हैं वो सब आप क्या करिएगा, आज ही जो है क्लास के बाद रेडी कर लीजिएगा। देखो भाई, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम करते चलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको एक जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए, अब इसी पर छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, कुशीनगर, श्रावस्ती, वाराणसी या फिर सिद्धार्थनगर। यू हैव ओनली 15 सेकेंड, प्लीज गिव मी योर आंसर फास्ट। जल्दी से आंसर दीजिएगा तुरंत, बिना किसी लाख लपेट के। ठीक है, ज्यादा इसमें डिले आपको जो है नहीं करना है। ठीक है, चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में तो है अपने आप है ना। चलिए, नेक्स्ट है भारत औद्योगिक विकास योजना एवं समर्पित रासायनिक पार्क। वैसे तो ये प्रश्न मैंने कल करा दिया था लेकिन दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कल मैंने कहा था कि लगभग शायद 3 रासायनिक पार्क जो है बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको भव्य रसायन योजना को के नाम से भी जानते हैं, को मंजूरी प्रदान कर दी है। और अगर बात करते हैं इस रासायनिक पार्क की, तो इसके बाद दरअसल 2026-27 के बजट में की गई थी।
ठीक है, ये भी पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य रहा? इसका उद्देश्य था कि भारत के रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को आधुनिक अवसंरचना, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करना, अपने आप में ग्लोबल लेवल पर हम कंप्लीट कर पाए, ये इसका जो है अल्टीमेटली पॉइंट था। ठीक है, बाकी इसमें अलग अलग जो है परिव्यय दिखा गया है। 30 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए पार्कों की आंतरिक अवसंरचना अर्थात इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मूलभूत उपयोगिता होती है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। 30 करोड़ रुपए प्रशासनिक व्यय होगा अपने आप में, और इस पूरे कार्यक्रम की जो अवधि होगी, जो कार्यान्वयन अवधि होगी, वो होगी 2026 से 2026-27 से 2030-31 अर्थात 5 वर्षों की अवधि में ये लागू रहेगी। तो ये कल हालांकि मैंने करा दिया था, लेकिन प्रश्न ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन करिएगा जरूर क्योंकि ये है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी 500 करोड़ रुपए का योगदान इसमें करना ही होगा आपको, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, और रासायनिक पार्कों के स्थलों का चयन पारदर्शी चैलेंज रूट यानी प्रतिस्पर्धी और प्रश्न आधारित वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। चल गया, चलिए रणनीतिक एवं आर्थिक महत्व की बात करते हैं। आयात निर्भरता में कमी, अर्थात भारत वर्तमान में कई विशेष रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स के लिए आयात पर निर्भर है। यह योजना घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत को क्या करेगी? मजबूत करेगी। ठीक है, बाकी जो है और कई सारे पॉइंट भी हैं। अब पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादन भी होगा इसमें, यानी कि आधुनिक अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के एकीकरण से रासायनिक उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम या न्यून किया जा सकेगा। ये सब इसके जो है फायदे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत भव्य रसायन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में नए रासायनिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करना, देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्कों का विकास करना, कृषि में जैविक उर्वरकों के प्रयोग को 100% बढ़ाना, या प्लास्टिक कचरा रिसाइकलिंग इकाइयों को वित्तीय सब्सिडी देना? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा किसी भी रूप में, है ना, यह ना रहे कि आंसर आप ना दें। ठीक है, चलिए बी होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यही होगा। चलिए, अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी ये चर्चाओं में रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो आपकी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उन्होंने ही क्या किया है कि भोगापुरम, जिसको हम लोग विजयनगरम जिला के नाम से जानते हैं, उसमें निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, के औपचारिक उद्घाटन से पूर्व एक विशेष जो है जागरूकता अभियान, जिसको क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया है उत्तरांध्र कलालकू रेक्कालू, ठीक है, शुरू किया गया है। यानी कि ये जो आप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देख पा रहे होंगे, अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके उद्घाटन से पहले ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम दिया गया उत्तरांध्र कलालकू रेक्कालू। यह अभियान चलाया गया। आप जानते होंगे कि पीएम मोदी 1 अगस्त को इस ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और ये चर्चाओं में है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्लूरी सीताराम राजू जो नाम दिया गया है, अब इन जो ये खास व्यक्तित्व तो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में आपको एग्जाम में पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अवधि जो है इसकी अगर आप देखेंगे तो यह अभियान दरअसल 25 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के मध्य में चलाया जा रहा है। यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में चलाया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय जो अल्लूरी हवाई अड्डा जो बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इस हवाई अड्डे से मिलने वाले आर्थिक, औद्योगिक और जो लॉजिस्टिक सुविधाएं होंगी अपने आप में वो बेहतरीन होंगी और एक बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा अपने आप में। जैसा कि ये कुछ उसी प्रकार से है जैसा कि अभी हाल ही में जो जेवर एयरपोर्ट आपका बनाया गया है नोएडा में, बस उसी प्रकार से यह भी है। तो आप जानते हो कि सरकार इस समय जो है आयात निर्यात पर ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में ये हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बाकी चूंकि चर्चाओं में रहे हैं अल्लूरी सीताराम, क्योंकि इन्हीं के नाम पर यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, तो क्यों ना लगे हाथ हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम जो राजू थे वो कौन थे? सबसे बड़ी बात है ये स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, और जिन्होंने स्थानीय आदिवासियों द्वारा मान्यम विरुडू अर्थात जंगलों का नायक की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है,
तो आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसको मानव विरोधी या जंगलों का नायक की उपाधि दी गई थी। आप तुरंत उत्तर देंगे कि सर इसका उत्तर जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू जी को। 1897 को उनका जन्म होता है और 1924 में इनका देहांत हो जाता है। रंपा विद्रोह से इनका एक बड़ा जो है नाता रहा है। आप अलग अलग अपने विद्रोहों को पढ़ते होंगे, जिसमें सन्यासी विद्रोह में के अंतर्गत भी कई सारे विद्रोह पढ़ते होंगे। उसमें रंपा विद्रोह एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रंपा विद्रोह के साथ साथ में कुछ आदिवासी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आपका जो है मुंडा वाला विद्रोह हो, चाहे आपका रंपा विद्रोह रहा हो, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या काम कीजिएगा कि लगे हाथ जो भी जनजातीय विद्रोह रहे हैं, ठीक है, एक जनजातीय विद्रोह, ठीक है, ये सारे जनजातीय विद्रोह आप एक बार पढ़ लीजिएगा आज ही क्लास करने के बाद। देखो ये सब ना टास्क है आपका, टास्क नंबर 2 है आज का आपका, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि आपको होमवर्क करने की हैबिट तो छूट गई है। तो जनजातीय विद्रोह को क्या करिएगा, आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए हैं। और हम रंपा विद्रोह की अगर बात करते हैं, जो कि 1922 से लेकर के 1924 के मध्य में चलाया गया, तो उन्होंने मद्रास वन अधिनियम 1882 के विरोध में रंपा, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस समय के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व उन्होंने ही किया था अपने आप में। तो ये इनका नाम रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। इस अधिनियम ने आदिवासियों के पारंपरिक अर्थात पोड़ू, जिसको हम लोग झूम बोलते हैं, झूम कृषि अधिकारों और वन उपज एकत्र करने के अधिकारों को क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और इसी के विरोध में दरअसल यह रंपा विद्रोह पूरा पर चला था अपने आप में। अब इसमें एक फैक्ट आपके सामने और आ गया। नंबर 1 आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि बताइए मद्रास वन अधिनियम 1882 का संबंध किससे है। तो कई सारी चीजें आपके सामने लिख देंगे, आपको उसमें बताना रहेगा। दूसरा यहां पर एक और आ गया पॉइंट, क्या, ये झूम कल्टीवेशन, झूम कृषि के बारे में आप जानते होंगे। झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जहां से प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, जो आदिवासी समुदाय होते हैं या जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे माना कि यहां पर आदिवासी समुदाय है, यहां पर एक बड़ा सा फर्श कवर है, ये क्या काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो खेती वाली जगह बनाने के लिए इस पेड़ को क्या करेंगे, ये काटेंगे, इसको फिर जलाएंगे, सुखाएंगे। जब इसकी क्षमता जो है उर्वरक हो जाएगी तो वहां पर खेती करेंगे। कुछ टाइम खेती करने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, अगर फिर से कोई एरिया पड़ेगा जंगल का तो उसको काटेंगे, खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। झूम कल्टीवेशन अपने आप में, ठीक है, इस तरीके से खेती को झूम कल्टीवेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि भारत में किस राज्य में झूम कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। चलिए, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और उनसे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। एक पॉइंट नंबर 1, उन्होंने वर्ष 1922-1924 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, दूसरा, स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा उन्हें मानव विरुद्ध अर्थात जंगलों का नायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे, रंपा विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार का मद्रास वन अधिनियम 1882 था जिसने आदिवासियों के पारंपरिक वन अधिकारों को छीन लिया था। अब आप बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल आयोग खूब पूछता है ना। अब आप पढ़े रहेंगे तो आप बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे। देखो, अब ये है तो प्रश्न कैसा है, तो प्रश्न आपका ये स्टैटिक कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि इसको क्या किया कि डायनामिक सेक्शन से आपको कोरिलेट कर दिया गया, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू चर्चाओं में है तो उसको क्या किया, स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के आपके प्रश्न यहां पर पूछ लिया। अब इसी में एक पॉइंट जो है करंट का डायनामिक भी डाल सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि जब भी कोई चीज डायनामिक सेक्शन आपका दिखे तो उसको आप अपने स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के देखें। ठीक है, ये बहुत अहम है आपके लिए, आप ये नहीं करते हैं। दूसरा, पढ़ने का तरीका मैंने क्या बताया, 2-3 शब्द पढ़े बीच में, मैंने कहा कि इसको लगे हाथ पढ़ लीजिएगा। तो ये होता है तैयारी का तरीका अपने आप में प्रिपरेशन का। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कथन कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। विकल्प सी होगा कि बी होगा भाई साहब, सिंपल सी बात है, डी होगा। इसमें तीनों ही कथन एग्जैक्टली सही है अपने आप में, 1, 2 और 3। ठीक, चलिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी चर्चाओं में रहा है। आप जानते होंगे कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य मध्य पूर्व में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, मैंने और अरब सागर से जोड़ता है। इस पर मैंने एक अच्छा सा आर्टिकल भी कराया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ कि इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण को लेकर के अमेरिका के केंद्रीय कमान और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बीच में एक सैन्य तनाव और ज्यादा जो है क्या होगा, बढ़ गया है। तो इस बार तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डेफिनेटली प्रश्न आपके आएगा, और जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पढ़ेंगे
तो इसके अलावा और बाकी जो अलग अलग जो जल डमरू मध्य हैं वो किन किन स्थानों को जोड़ते हैं वह भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। और एक प्रश्न पक्का बनता है, यह भी अपने आप पे पीसीएस का कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन होता है, फेवरेट टॉपिक है अपने आप पे, ठीक है। तो लगे हाथ आप इसको रेडी कर लीजिएगा। बाकी आप जानते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आपने देखा कि हॉर्मुज को ब्लॉक किए जाने पर कितने बड़े स्तर का जो है हाहाकार मचा, जिसमें आपके जो है सारे जो तेल जो हम लोग मंगाते थे उसमें सब चीजें कितनी ठप हो गई, चीजें महंगाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए। तो आप जानते होंगे कि दुनिया के कुल कच्चे तेल का व्यापार लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है और यहां किसी भी तरीके के सैन्य टकराव से ग्लोबल लेवल पर तेल आपूर्ति के बाधित होने का एक गंभीर खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इसको सही रखना अपने आप एक बड़ी जरूरी चीज हो जाती है कहीं ना कहीं। चलिए, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण चर्चा में रहा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो प्रमुख जल निकाय को आपस में जोड़ता है। बहुत कॉमन प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न भी है अपने आप में, और आएगा प्रश्न भाई साहब किसी तरीके से अलग अलग प्रकार के ना घुमा फिरा करके प्रश्न यहां से आएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ये तो नहीं होगा बॉस, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होगा क्या? आंसर दीजिए तुरंत फटाक से ना, लेट मत किया करिए, और नींद में हो तो कुछ पानी चाय पीजिए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर, यानी कि फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है ये। चलिए, अभ्यास पिच ब्लैक 2026 चर्चाओं में रहा है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में पार्टिसिपेट किया है और इस अभ्यास में भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों को सक्रिय रूप से इसमें पार्टिसिपेट कराया गया है। पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख द्विवार्षिक अभ्यास है, अर्थात यह हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, अर्थात जो भी हमारे युद्धाभ्यास होते हैं, उसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 प्रश्न क्या पूछ लेगा कि भाई बताओ ये अभ्यास जो है क्या है, वार्षिक है अपने आप में, ठीक है, या फिर क्या है ये द्विवार्षिक है अपने आप में, ठीक है। एक तो यही पूछ लेगा प्रश्न, ठीक है। फिर पूछ लेगा कि ये अभ्यास जो है कहां पर आयोजित किया गया। फिर क्या पूछ लेगा कि ये किन 2 देशों के मध्य में या किन अलग अलग देशों के मध्य में आयोजित किया गया, यही प्रश्न पूछ लेता है। किस तारीख को, डेट क्या थी इसकी, या इसकी शुरुआत कब होती है, इसका बैकग्राउंड जो हिस्टोरिकल वो पूछ लेता है। तो सारे युद्धाभ्यास खास करके जो भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत नेपाल, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत साउथ और नॉर्थ अमेरिका, कोरिया, भारत चीन, भारत रूस, ठीक है, भारत आपका म्यांमार, ये जो कुछ अलग अलग देश हैं अपने आप पे, अफगानिस्तान भारत के साथ में, तो इन सभी प्रमुख देशों के जो युद्धाभ्यास होते हैं वो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी फेवरेट टॉपिक है अपने आप में आपके पीसीएस का, ठीक है। चलिए, इसमें भारतीय वायुसेना की भागीदारी, भारत की मजबूत रक्षा कूटनीति अर्थात डिफेंस डिप्लोमेसी और मित्र देशों की वायुसेनाओं के साथ में मिलकर के काम करने की दक्षता या क्षमता को बढ़ाने की दिशा का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम यह माना जाता है अपने आप में, ठीक है। तो पिच ब्लैक पूछा गया, पहले भी पूछा गया, ऐसा नहीं कि हमने पहली बार पूछा जाएगा, पिच ब्लैक के बारे में पहले भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए इसका उत्तर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया। यह प्रतिष्ठित अभ्यास किन देश द्वारा आयोजित किया गया और इसमें मुख्य रूप से भारत के किस लड़ाकू विमान ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? फ्रांस सुखोई, संयुक्त राज्य अमेरिका तेजस, ऑस्ट्रेलिया राफेल, जापान मिराज, कौन क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग भाई साहब, तुरंत आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। राफेल हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा क्या, देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 यह भी चर्चाओं में रहा है अभी, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने की घोषणा की है अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है अपने आप में और चर्चाओं में रहा है, ठीक है, कि भाई डॉक्टर रोहित तिलक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो एनएसए हमारे हैं अजित डोभाल को 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ठीक है, उन्हें यह सम्मान देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में उनके
असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अजीत डोभाल का नाम आप जानते होंगे, चर्चाओं में अक्सर रहते हैं अपने यहाँ पे, एनएसए हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, और ये पुरस्कार अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह पुरस्कार दरअसल 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में प्रदान किया जाता है। आप जानते होंगे 1983 में शुरू किया गया था। 1983 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रसिद्ध समाजवादी नेता एसएम जोशी थे अपने आप में। शायद ये पुरस्कार आप पहली बार सुनने होंगे, लेकिन है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब छोटा सा प्रश्न आपके सामने बन जाएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया गया है आपके सामने कि हाल ही में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बस अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। ये प्रश्न आपके सामने दिया गया, आप इसका उत्तर बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जेमिनी पे डालिए, आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आसान है, लेकिन आंसर जोड़ दीजिएगा, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ठीक है, क्योंकि जैसे डेली एक प्रश्न आपको मिलता है, हो सकता है कि आप 25 दिन में 24 दिन में आपकी 24 प्रश्न हो गए अपने आप में। ठीक है, आप 5-6 महीना देखेंगे तो 200-300 प्रश्न आपके हो गए अपने आप में। तो ये उत्तर आप जरूर दिया करिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी यहां पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप उस कोर्स का नाम लिख करके हमें व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिएगा, आपको हमारे सारे कोर्स के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आरोग्यम टेस्ट हमारी चल ही रही है, आप इसको चाहें तो आराम से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं इन दिए गए नंबरों के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। और बाकी आप लोग को कहीं कोई दिक्कत होती, आराम से आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी कोर्स में अगर आपको इनरोल होना है तो आप आराम से मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू।